बात 1976 की है। मध्य प्रदेश के रहने वाले एक 22 साल के लड़के ने अखबार में बस्तर को लेकर एक खबर पढ़ी। वो खबर ये थी कि बस्तर दशहरा से लौटते हुए लड़कियों के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की। लड़कियों ने उन लड़कों के हाथ पैर काट कर उनकी हत्या कर दी। इस खबर से वो 22 साल का जो लड़का था वो इतना ज्यादा आहत हुआ कि उसने बस्तर आने की ठान ली। उसने अपना परिवार छोड़ा और बस्तर आ पहुंचा और उसके बाद कभी वापस नहीं गया। ये लड़का था पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी, जो पिछले 5 दशक से बस्तर में लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं। आज की कहानी उन्हीं पर। बस्तर में शिक्षा और लोकहित की अलग जगाने वाले पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी के इस सफर को समझने के लिए मैं निकल पड़ी उनके आश्रम माता रुक्मणी सेवा संस्थान, जहां आज भी आचार्य विनोबा भावे के आदर्श और सेवा की खुशबू महकती है। इसी पावन आंगन में रहते हैं बस्तर के गांधी धर्मपाल सैनी जी। जोहार, मैं हूँ रशिता और आज मैं आई हूँ बस्तर के गांधी कहलाने वाले ताऊ जी धर्मपाल सैनी जी के पास। प्रणाम। आप बस्तर कैसे आए? मैं मालवा का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में हमारा जो हिस्सा है वो मालवा कहलाता है। वो उत्तर प्रदेश का मालवा नहीं, हाँ। ये भी मालवा के नाम से प्रसिद्ध रहा है, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ मुझे सम्मेलन में आना पड़ा, रायपुर। क्या सम्मेलन था? ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन होते थे उसमें खूब कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत होते थे। साल भर में 4-5 तो होते ही थे। 3-4 तो कोई मामूली बात थी, और खूब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते थे हम लोग, जनता इकट्ठा, क्योंकि उस समय कोई तो था तो ही नहीं, 2-3 लोग होते थे। तो धीरे इकट्ठे करके अपनी संख्या बढ़ाने के नाम से हम लोग प्रयत्न बहुत करते थे। तो सम्मेलन बहुत करते थे, छोटे, और उसमें से कार्यकर्ता आते थे। बहुत अच्छे लोग आए उसमें में, जिन्होंने इस सारे काम को संभाल लिया। तो यहाँ मुझे इसलिए ज़्यादा दिखा कि यहाँ सादगी बहुत है और बहुत सरल प्रकृति के लोग हैं। बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं तो उनका विश्वास टूटता नहीं है। छोटी बड़ी घटनाएं उनके विश्वास को तोड़ नहीं पाती है। दूसरी जगह जहाँ कहीं भी रहें तो जरा सा कुछ दूसरा हो गया कि विश्वास टूट जाता था, तो आश्रम भी खत्म हो जाते थे हमारे। पर यहाँ हमने देखा कि विश्वास बहुत मजबूत है, हिलता नहीं है विश्वास। और यहाँ हमारा एक भी आश्रम नहीं टूटा। हमको ये कोशिश करना पड़ी कि हमारा आश्रम बन जाए। वो अपने आप ही स्वरूप धीरे धीरे लोग आते गए और स्वरूप बनता चला गया। रायपुर आप आए थे सम्मेलन में, उसके बाद आप बस्तर आ गए, तो अब बस्तर कैसे आए उस टाइम? और बस्तर हमेशा से माओवाद के लिए जाना जाता रहा, लोग यहाँ आने से डरते थे, तो आपने कैसे बस्तर आने के बारे में सोचा? एक 22 साल का जवान लड़का जो भूदान आंदोलन से जुड़ा, विनोबा भावे का शिष्य रहा, तो आपको तो महाराष्ट्र में काम करने के लिए बहुत कुछ मिलता, फिर आपने कैसे बस्तर की ओर रुख किया? असल में मैं जब यहाँ आया ना, मैंने सरोदे में जब आया, उसके पहले मैं कम्युनिस्ट बन चुका था। मैं कम्युनिस्ट से ट्रांसफर हुआ हूँ आश्रम, समाजवाद की तरफ, समाजवाद से साम्यवाद, समाजवाद से इधर आया हूँ। तो मेरे मन में उनकी ये साम्य भावना है, बहुत जबरदस्त साम्य भावना है उनमें। उसके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं हमेशा, कोई मामूली बात नहीं है। बहुत प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति के लोग हैं वो। उसमें जो जाते हैं ना, बहुत प्रबल इच्छा शक्ति के लोग होते हैं। तो मैं तो रह के आया था उसमें से, लेकिन मुझे हिंसा पसंद नहीं आई। तो मैं हिंसा से क्या करता हूँ? अच्छा, आप बस्तर कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर के आए थे, लेकिन नहीं, वो प्रेरित होकर नहीं आया था। अच्छा, लेकिन वो मेरे मन में थी। अच्छा, क्योंकि मैं कम्युनिज्म आपके दिमाग में, बीच में रहा हुआ था। हाँ। और उनको पसंद करने लग गया था। लेकिन तभी मुझे ये विनोबा जी का मामला मालूम पड़ गया, तो मैं उधर से जाने के बजाय इस तरफ चला गया। लेकिन
मेरे मन में उनकी जो कार्यक्रम थे, उनके जो विचार थे, वो तो मेरे पास में बहुत आ चुके थे। बहुत बड़ी सीमा तक मैं कम्युनिस्ट हो चुका था, घोषित नहीं हुआ था बस खाली, लेकिन एक तरह से मेरी मानसिकता कम्युनिस्टों की बन चुकी थी। लेकिन मुझे हिंसा पसंद नहीं आती थी, पसंद कर मुझे सहन नहीं होती थी कि हम गरीबों को भला करना चाहते हैं और अपने देशवासियों को मार के करना चाहते हैं। तो ये कैसे क्या है? स्वराज्य का मतलब तो अमीर भी है, गरीब भी, सब रहेंगे, लेकिन जो भेदभाव है वो हमको मिटाना है, वो तो मिटना चाहिए। इस तरह की मेरे मन में आज कचरे भाव थे, नाचते रहते थे। तो मजबूत हुए तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो, मैं उसको तभी बोलता था कि मेरे अंदर ये बातें बहुत नाचती हैं और मेरे को आकर्षित करती हैं। तो ऐसा कर। और कभी कभी मैं नहीं मानता हूँ, इसी इमली के पेड़ के नीचे बैठता था तो मुझे बहुत साफ चीज़ें दर्शन होता था। तो मैं जब बहुत थकता था या मन उचटता था, कहाँ आ गए यहाँ, ये जंगल गया बान यहाँ पर, तो मैं यहाँ बैठता था। अच्छा, कभी ऐसा लगता था दिमाग में कि कहाँ जंगल में आ गए, आप क्या कर रहे हो? ऐसा बहुत लगता था। इसे कोई नहीं, एक परिंदा नहीं आता था पास में, आदमी छोड़ दो, तो लगता था कहाँ आ गया, कैसे होगा। पर यहाँ बैठता था तो मेरे को संतोष मिलता था कि नहीं, आश्रम के लिए जगह तो यही अच्छा है। तो मेरा एक बहुत बड़ा मित्र आ गया, वो मुझे यहाँ सड़क पर मिल गया, तो बोला धर्मपाल, हाँ, ये जमीन मेरे को बहुत आकर्षित कर रही है धर्मपाल, तो आश्रम नहीं बना यार, तो नहीं बना आश्रम। तो मैंने कहा कि मैं उसको पकड़ लाया, न कोई तो बोला क्या बोला, सब तो बोले तो पागल है, शहर से तो जंगल में आके आश्रम बनाएगा, यहाँ कोई परिंदा भी नहीं आता यहाँ पे, यहाँ क्या आश्रम बनाएगा। लेकिन उसने मेरा समर्थन किया, ये जमीन बहुत आकर्षण करती है मेरे को, तो हम यहीं आके बैठे। ये उसमें कच्चा होता था, मिट्टी का बना हुआ, तो मिट्टी का बना डाल के हम लोगों ने बना दिया था। सबसे जब शुरुआत आपने की आश्रम की, तो कितने बच्चे थे आपके पास? मेरे ख्याल से शुरू में 3-4 लोग आए थे और बहुत जल्दी हम 30 के करीब हो गए। और आप आए थे मध्य प्रदेश से, ठीक है, आप मध्य प्रदेश से आए और आपने बस्तर के लोगों को, उस समय जो भाषाई तौर पे परेशानियां रही होंगी वो भी रही होंगी, बहुत रही। तो आपने उस चीज को कैसे ठीक किया? मैंने तय किया कि मैं हिंदी नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं छोड़ दी तो यहाँ हिंदी कोई सीखेगा नहीं। तो आप हिंदी में बोलते थे और ये लोग हल्बी में बोलते थे? जिससे बोलो सब कुछ आप समझते थे? हाँ, नहीं धीरे समझ लग गया। अभी आपको आती है हल्बी? कब तक नहीं, मैं बोल नहीं पाता, समझता सब हूँ। तो धीरे धीरे मैंने कहा नहीं, मैं तो हिंदी बोलूँगा, राष्ट्रभाषा है और यहाँ राष्ट्रभाषा लाना चाहिए, इसलिए राष्ट्र नहीं बनेगा, ये अलग राष्ट्र रह जाएगा। ऐसे खुरापाती की इच्छा मेरे मन में पैदा होती थी कि राष्ट्र बनाना है तो हिंदी को यहाँ लाना ही है, राष्ट्र बनाना है तो हिंदी को लाना ही है। संस्कृत को लाना चाहता था, लेकिन संस्कृत मेरे को आती नहीं थी, नहीं तो मैं संस्कृत लाता, हिंदी में नहीं लाता। और यहाँ के बच्चों ने मेरे को बहुत जल्दी, क्योंकि मैं खिलाड़ी था और यहाँ खेल का बड़ा शौक था बच्चों में, तो मैं उनके साथ खूब खेलता था, बैठ कर 3-3 घंटे खेलता था मैं उनके साथ, बच्चों के साथ में। तो जो बच्चा मेरे पास ऊपर यहाँ आश्रम में आ गया, घर जाने का नाम नहीं लेता था क्योंकि यहाँ खेलने कूदने के लिए मैं नकार नहीं करता था, प्रोत्साहित करता था। खेल डिसिप्लिन तो आता है, जब मुझे मालूम था खेल से बहुत डिसिप्लिन का पैदा होता, तो मैं खेल में डिसिप्लिन पैदा किया। जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर नक्सलवाद का प्रभाव था? हाँ, वो आ चुके थे यहाँ पर, आ चुके थे, लेकिन कोई प्रभावशाली ऐसा नहीं था। जो दक्षिण बस्तर है वहाँ उनका प्रभाव था, बाकी उनकी स्वीकृति नहीं हुई थी। अच्छा, इस तरफ ये मुझे लाभ मिला, यहाँ असर तो था उनका, चर्चाएं होती थी, पर यहाँ लोग स्वीकृत नहीं कर पाए थे उनको, तो इसलिए मुझे आश्रम बनाने में बहुत तकलीफ नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, एकदम आश्रम बनने चले गए।
कभी कभी माओवादियों से ऐसे कुछ, मतलब उन्होंने कभी आपको डराया धमकाया? कभी पर नहीं। कभी नहीं। मेरे मित्र बन गए वो तो। अच्छा। मैं बिल्कुल डरता नहीं था उनसे, बहुत प्रेम से मिलता था और खूब बातचीत करता था, खूब बहस होती थी मेरे उनके बीच में। तो वो कहते थे तुम्हारे में विचार तो कोई दूसरा नहीं, हमारे जैसे सोचते हो, लेकिन आप बंदूक पकड़ते हो, मेरे को बंदूक पसंद नहीं है। विचार तो विचार से ही होते, विचार की शक्ति से ही विचारों का परिवर्तन होना चाहिए। ये तो शक्ति तो बंदूक में आ गई, आपने बंदूक से अगर विचार का परिवर्तन किया तो शक्ति तो बंदूक में समा गई थी, विचार में कहाँ शक्ति रही। हम विचार से विचार का परिवर्तन करेंगे तो वो सच्चा होगा। तो ये लोग मेरी बात को स्वीकार करते चले गए। मैं एक बात तो डरता रहा, नहीं मैं बंदूक को हाथ में लगाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मतलब फेल हो जाओगे। मैंने कहा फेल होना पसंद, लेकिन बंदूक हाथ में लेना पसंद। उन लोगों ने कोशिश की आपको अपने साथ मिला? कोशिश करी बहुत। कोई एक आध वाकया है जो आप बता सकते हैं? वाकया क्या, मेरे को वो अगर मैं कभी उनकी बंदूक की तारीफ करता था तो मेरे को खाना अच्छा खिलाते थे वो। क्या खिलाते थे? जो मेरी मनपसंद चीजें है, जैसे मेरे को रसगुल्ला बहुत पसंद है। अरे तो जहाँ मैंने तो उनकी तारीफ करी, थोड़ी सी उनकी बातचीत की, पर हिंसा का मजाक नहीं उड़ाया या उसका विरोध नहीं किया। तो वो कहते थे कि सर बदला आइए, मेरे को रसगुल्ला खिलाया कर। तो नक्सली आपको रसगुल्ला खिलाते थे और आप रसगुल्ला खा लेते थे और उनकी बात नहीं मानते थे? मैंने क्या बढ़िया रसगुल्ला बना, ऐसे कोमल आपका दिल हो जाए, मीठा दिल हो जाए तो कितना आनंद आएगा मेरे को। मैं उल्टा उनको समझाया करता था, जैसे रसगुल्ला मीठा है ना, ऐसा मीठा दिल होना चाहिए। अपनी जनता के साथ में जुड़ने के लिए इतना मीठा मन होना चाहिए। विचार तो मैंने कहा विचार तो मीठा है ही सही, सच्चे विचार से ज्यादा मीठा कौन सा विचार हो सकता। मैं तो सत्य के वो जोड़ दिया भैया। ताऊ जी, आपने कभी कठोरता पूर्वक उनका वो किया है, विरोध किया? वहां से कोई, हाँ बताइए। मैं मतलब बहुत कठोर होता था, मैं हिला नहीं उनके, मैं डरा बिल्कुल। उनके बड़े बड़े सम्मेलन में ले गए मेरे को, अपने सम्मेलन में लेके जाते थे? बहुत ताम झाम किया। हाँ। तो लेकिन मैं बिल्कुल डरा नहीं, लेकिन नहीं, मैं तो गांधी जी का विनोबा का अहिंसा नहीं छोड़ूंगा। विनोबा जी, गांधी जी से मैं उतना प्रभावित नहीं था। अच्छा। मैं विनोबा जी से प्रभावित होकर यहाँ आया। मैंने कहा मैं तो विनोबा जी का अनुयायी हूँ, उनकी बात मानता हूँ और मैं हिंसा स्वीकार नहीं करूँगा। परिवर्तन के लिए हिंसा मुझे स्वीकार नहीं है। बहुत कोशिश करी उन्होंने मेरे को, बहुत पद भी दिए, पैसा भी दिया, सबको दिया, खाना पीना दिया, मेरी शादी करने की कोशिश करी और मैंने कहा नहीं शादी नहीं करूँगा। आपने शादी क्यों नहीं की? मुझे लगता था शादी करने के बाद में आदमी एक आधा बच्चा हो गया तो वो कमजोर हो जाता है, तो इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा, बच्चा होना ही नहीं मेरे को। सब बच्चे, ये जो बच्चे मैं इकट्ठे कर रहा हूँ ना, ये मेरे बच्चे हैं। ऐसे मेरे मन में विचार पक्का होता चला गया कि मेरे बच्चे तो यही हैं जो मेरे साथ में इकट्ठे हो गए, मेरे साथ में आ गए हैं। मेरे विचार ने बच्चे पैदा किए, ये विचारवान जो है वो मेरे बच्चे हो गए। मैं उन्होंने मेरा विचार, ये गांधी का विचार स्वीकार कर लिया, ये मेरे बच्चे हो गए। ऐसा मान करके मैंने अपने बच्चों जैसे ट्रीटमेंट किया। तो इसलिए आपने शादी नहीं की? घर को छोड़ना मुश्किल था? मुझे कोई मुश्किल नहीं लगा। नहीं लगा? मैं तो घर छोड़ के आया था, तो इसलिए घर छोड़ना मुझे मुश्किल कभी वापस गए फिर? नहीं गया, कभी नहीं। कभी नहीं। अभी गांव का नाम क्या था? भूल गया सब, अपने गांव का नाम भूल गए आप? सब छोड़ गया, याद ही नहीं करना। याद करने से बहुत तकलीफ होती है। आपकी माँ से जुड़ी कोई यादें हैं आपकी? बस माँ से जुड़ा था सभी, उसकी एक बात याद रह गई, देख तू जा रहा है लौट के मत आना। अच्छा, आपको ये दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी अपनी माँ से आपको मिले? नहीं तो लोग कहेंगे इसकी माँ कैसी थी, इसका इतना कमजोर छोरा पैदा किया। बस उसने मिलने भर पक्का पक्का। आपके माता पिता गुजरे तब आप गए? नहीं गए? करूँगा। और वो जो अखबारों में कहानियां आती हैं वो क्या सच है कि
आपने लड़कियों को परेशान देखा और उसके बाद यहाँ आए, ऐसा कुछ? वो ठीक है, हाँ। वो मेरी कही नहीं है। अच्छा। मैंने देखा कि समय ज़्यादा परेशान तो यहाँ ये लड़कियाँ हैं, इतने स्वतंत्र वातावरण यहाँ का लड़कियों के लिए। और सारे हिंदुस्तान में उस समय मैं घूमता था, लेकिन मेरे को कहीं लड़कियों के लिए इतना स्वतंत्रता का वातावरण नहीं मिला था। मैंने ये भी पढ़ा था कि विनोबा भावे जी ने आपको मना किया था आने के लिए हाँ। कि मत जाओ, ऐसा क्या बोलकर मना किया था उन्होंने? उनको लगा बिल्कुल नया नया लड़का है ये, अभी पक्का तो हुआ नहीं है, आया है और ऐसे जंगल के क्षेत्र में जाने के लिए हाँ कर रहा, जहाँ बड़े बड़े कार्यकर्ता जो तपे हुए कार्यकर्ता थे वो यहाँ आके आश्रम बनाने के लिए सोचते थे। और मैं आया तो मैंने कहा मैं तो यहाँ आश्रम बनाऊंगा, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या आश्रम बनाएगा, कल का छोकरा आया, अब इसको ABCD पता नहीं, बोल ये आश्रम बनाएगा। लेकिन मैं बोला मैं तो यही आश्रम बनाऊंगा, यही रहूंगा मैं। बहुत वो आया मेरे मन में, लोगों ने मेरे को बहुत पुश किया, तू नेता बनना। मैंने कहा मैं नेता तो बनूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, कोई महिला ही नेता बनेगी यहाँ पे, मैं तो बनूंगा नहीं। और मैं जानता था कि अगर मैं नेता बन गया तो महिला आश्रम खत्म, पुरुषों का आश्रम धीरे धीरे हो जाए। इस आश्रम का नाम रुक्मिणी देवी आश्रम है, वो नाम आपने क्यों चुना, रुक्मिणी देवी? ये विनोबा जी की माँ का नाम था, और इधर कृष्ण भगवान का, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। रुक्मिणी तो प्रधान रानी हो सकती है, तो मेरे को तो दोहरा लाभ मिला, कृष्ण के साथ भी जुड़ा रह गया, विनोबा जी ने समर्थन कर दिया, अरे तुमने बहुत आता जोड़ा, मेरी माँ के साथ भी जुड़ गए और कृष्ण भगवान के साथ भी जुड़ गए, मैं वो बल्ले बल्ले हो गया। जब विनोबा जी ने आशीर्वाद देके ये कहा तो मेरे को तो महा खुश हुई कि मैं विनोबा से जुड़ गया, और भगवान से जुड़ा हुआ था ही पहले से, माता रुक्मिणी के नाम से जुड़ा ही था। एक और वाक्य है, कोबरा कमांडो को नक्सली अगवा कर लिए थे और आपने उसमें मध्यस्थता निभाई थी। आपकी किस बात से उन लोगों ने माना कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, और वो पूरा कैसे हुआ, आप थोड़ा उस पर बताएंगे? नहीं, वो ये तो खुद कहा करते थे कि हमारे में और आप में कोई फर्क नहीं है, हम जो चाहते हैं वो आप भी चाहते हो, आप जो कर रहे हो वो हमारे ही काम कर रहे हो, हम आपके ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमको ये अहिंसा नहीं समझ में आती। मैंने कहा अपने देशवासियों को मार करके अपन कोई विचार लाए, ये हमको पसंद नहीं आता है। इतनी सरल भाषा जब मैंने समझाई ना उनको, तो वो समझ गए, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया उन्होंने। करो। इतना बस माओवादियों ने बहुत बहुत ज़्यादा हिंसा फैलाई, बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए, और कई बार कुछ मासूम लोग भी आईडी वगैरह के चपेट में आ गए, तो उनको शारीरिक तौर पर नुकसान हुआ। छोटे छोटे बच्चों को नक्सलियों ने अपने साथ मिला लिया और उनको कई सालों तक घर से दूर रखा। आप कभी इस बात पर उनसे बातचीत आपने की? वही था हमारा बात, विचार विनिमय वही तो होता था। मैं अकेला होता था, वो 6-7 होते थे, तो मैं कहीं पीछे नहीं हटा। और आपकी बातचीत कैसे होती थी उन लोगों के साथ में, मतलब आते थे मिलने आपसे? नहीं, खूब बातचीत, कहाँ जाएंगे, मैं भी जंगल में, वो भी जंगल में। जंगल में तो भी रहा ना, मैं कौन घर बना के रहा हूँ, मैं जंगल में रहा हूँ। जंगल में झोपड़ी में मेरे अंदर भी आश्रम का विचार था, मैं जहाँ जाता था झोपड़ी बनाता था, झोपड़ी बनी, 5-10 झोपड़ी बना दी, मेरा आश्रम बन गया। सबसे मुश्किल आश्रम कौन सा रहा आपको स्थापित करने में बस्तर में? यही रहा भाई, यही वाला। बहुत परीक्षा ली मेरी, भारी परीक्षा ली इन्होंने, यहाँ बहुत परीक्षा ली मेरी। कैसे परेशानियां हुई? खाना नहीं मिला, सोना नहीं मिला, जगह नहीं मिली, कोई ये भी नहीं कहता था कि आ बैठ। बहुत बेशर्म हो गया था मैं, जबरदस्ती खाने में घुस जाता था, जबरदस्ती सोता था कहीं न कहीं जगह निकाल के, सफाई करके, झाड़ू लगा के, चटाई बिछा के। खाली वक्त में आप क्या करते हैं? आपको क्या पसंद है ज्यादा करना, हॉबी अगर मैं पूछूं आपसे तो? पढ़ना। सब उसने मुझे संभाल लिया, मुझे जो पढ़ने की हॉबी थी ना, उसने मुझे संभाल लिया। विनोबा भावे जी से बहुत प्रेरित हुई, इसीलिए मैं वर्धा गई पढ़ने। हाँ, इसलिए तो आप यहाँ आ गई। हाँ, टिक गई। हाँ, कोई नहीं टिका यहाँ पे। 3-4 दिन में भाग जाता था।
आपको गीत पसंद है? कुछ गाते हैं आप गीत कविता? खूब। एक आध कुछ सुनाइए। मैं न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। खूब गाता था और खूब गवाया मैंने लोगों से। मैंने इस इन 2 लाइनों ने मेरी बहुत मदद करी। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। नए नए बच्चों को पढ़ के लाके चिल्लाओ रे, और चिल्लाओ, और सड़क तक आवाज जाना चाहिए। अगर सड़क पे तुम्हारी आवाज सुना देगी तब मैंने मानूंगा तुम बहादुर हो गए। और चिल्लाते थे। तो सड़क वाले खड़े होकर सुनते थे कि ये पागल जो लड़के क्या कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो हमारे पास आने लग गए, धीरे धीरे हमारी बातें सुनने लग गए। फिर कहने लगे तुम अच्छे काम कर रहे हो, ये डरते नहीं हो ना तुम, यहाँ तो सब नक्सलवादी हैं, गोली मार देंगे तुमको। मैं हम लोग मारेंगे गोली तो हम गोली खाने के लिए तो आए, हमारा जन्म ही गोली खाने के लिए हुआ। टाइम मैगजीन ने आपको मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, उसके पहले आपने पद्मश्री आपको मिला, पद्मश्री का सम्मान आपको मिला। पद्मश्री से मुझे कोई बहुत खुशी हुई थी ऐसा नहीं, लेकिन अच्छा, आप पद्मश्री लेकर खुश नहीं थे? मैं मुझे लगता था एक और फुदरा मेरे पीछे लटक गया ये। मेरी ये स्वाधीनता थी वो बंद हो गई। क्यों, ऐसा क्यों? लोग मेरे को बहुत महत्व देने लग गए। मैं चाहता था मैं सामान्य आदमी की तरह रहूं सबके बीच में, और वो ये तो वही पद्मश्री हो गए हैं। पद्मश्री मैंने कोई बड़ा भारी आदमी हो गया है। धीरे धीरे मेरे को ऐसा था कि ये मेरे लिए अच्छा प्रचार के लिए बहुत इसने अनुकूल मेरे लिए बना दिया वातावरण सारा। आप 96 साल के हो गए हैं, आप अभी भी योगा करते हैं बच्चों के साथ में, अपना काम आप खुद करते हैं, एक सधी हुई दिनचर्या है आपकी, तो आप कैसे, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी क्या है कि जिसकी वजह से आप अभी भी इतने हेल्दी हैं? जब मैं ग्रोथ कर रहा था तो मेरी माँ मुझे ब्रह्मचारी की कहानियाँ सुनाया करती थी कि ये, और आखिरी में कहती थी कि देख ये इतना बड़ा आदमी हुआ ना, इतनी विचार की ताकत आई, इतने कष्ट सहन किए, इतना उसको भगाने की कोशिश करी, पर वो डटा रहा, अकेले डटा रहा। मालूम कैसे डटा रहा, कैसे डटा रहा, बेशरम था वो तो, डटा रहा। मतलब बेशरम नहीं था, ब्रह्मचारी था वो। मेरे घड़ी घड़ी ब्रह्मचर्य सिखाती थी, सब लेके बताया करते आपको ब्रह्मचर्य का ज्ञान आपकी माँ से मिला? सब उसने धीरे धीरे ट्रांसमिट किया मेरे को। आपने कहा कि आप गांधी जी से ज्यादा प्रेरित विनोबा भावे से थे, है ना, लेकिन बस लोग आपको कहते हैं बस्तर का गांधी। उनको भाई गांधी ज्यादा, विनोबा तो नाम ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था ना। विनोबा के साथ में मैंने रहा था, इसलिए जानता था वो कितना महान आदमी है। विद्वान में गांधी से बड़ा था, लेकिन जन्म में तो वो गांधी से बड़ा नहीं था। गांधी जी को यहाँ के हिंदुस्तान की जनता ने, इतनी जनता ने विश्वास किया, उतना कोई आदमी नहीं। सारे आदमी एक तरफ, हिंदुस्तान के सारे नेता एक तरफ और गांधी एक तरफ है। इतना जनता में प्रभाव है उसका, जनता ने उसको इतने दिल से स्वीकार किया, सारे आदमी से ज़्यादा स्वीकार किया उसको। सारे हिंदुस्तान के नेताओं को एक तरफ कर दो तो गांधी की स्वीकृति ज़्यादा है, उनकी सबके इकट्ठा कर दो तो ही गांधी की स्वीकृति ज़्यादा निकलेगी। मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब जब मेरे को कुछ नकारात्मक स्वरूप मेरे अंदर आया, मेरे पास में कोई न कोई बाहर का आदमी आ गया, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ आ गया, कोई महिला आ गई या कोई पुरुष आ गया, लेकिन मेरे अंदर नकारात्मकता के भाव जहाँ मेरे मन में अंदर आए कि ये जीवन व्यर्थ है, ऐसे स्थिति तक मेरे मन में आया कि मेरे पास कोई न कोई आ जाया करता था और उसको बनाने के लिए मैं फिर वो कभी हो जाया करता था। आपकी फेवरेट जगह है वो? मेरे को, आप कहाँ पर, आप वहीं पर वो होते थे, ध्यान करते थे? वही ध्यान किया और वहाँ जो ध्यान में निर्णय हो गया वो बिल्कुल फौलादी निर्णय होता था। हाँ। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता था कि किसी बात को लेकर के कि ऊहापोह की स्थिति है तो आप यहीं पर आकर ध्यान करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, वो मेरे लिए स्वाभाविक था ये।
जैसे सोहाग हो जाता है ना, हाँ तो स्वाभाविक आकर्षण तो मिल गया। ये पेड़ छोटा रहा होगा जब आप आए तब। बहुत छोटा था, इतना मोटा। आपको आए 50 साल हो गए है ना, और ये पेड़ भी 50 साल ये से। 21 साल का है। मेरे हाथ इतना मोटा था ये, हाँ और आज इतना मोटा है। और वहाँ जो चीजें रखी हैं, मतलब जो मूर्तियां रखी हैं ये भी बाद में हमने करा। बाद में किया। यहाँ एक छोटी सी मूर्ति थी यहाँ, तो उसको ये हमने ये मंदिर बना दिया ये। अच्छा और हमने ये डाली काटी नहीं। हाँ मैंने कहा ये प्रकृति जैसी है ना, हाँ हाँ वैसे रहने दो इसकी। अच्छा ये अपने आप झड़ जाते हैं, पत्ते आते सब कुछ हो जाते हैं। ये देखो ना कितने नीचे आन दिया मैंने, जमीन से लग गए ये पत्ते। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, कोई काटेगा नहीं, ये पेड़ काटा नहीं जाएगा, ये इसका राज्य यहाँ है, इसका राज्य, हमारा राज्य नहीं है, हम अतिक्रमण नहीं करेंगे इसके राज्य में। और मेरी एक सफलता का बहुत बड़ा कारण बहन जी, झाड़ू है। झाड़ू क्या? झाड़ू झाड़ू। मैं दिन रात सफाई करता था, तो धीरे धीरे लोग आकर के यहाँ सफाई की प्रशंसा करने लगे। कोई प्रशंसा नहीं मिली हमको, क्या मिली? बहुत साफ है इनका आश्रम। यही तो प्रशंसा है। यहाँ से प्रशंसा शुरू हुई हमारी, ये आश्रम बहुत साफ है इनका। तो ये थे बस्तर के गांधी, ताऊ जी और पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी, जिनका जीवन ही एक उदाहरण है। रिश्ता दीवान, IBC 24 बस्तर।